हम लोग कल बात कर रहे थे आपका स्वीकृतियों पर। और स्वीकृतियों में एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि स्वीकृति ऐसा लिखित या मौखिक कथन है जिससे अनुमान इंगित होता है। ये बात हमेशा याद रखनी, क्योंकि स्वीकृति शब्द आते ही आपका दिमाग इस ढंग से संस्कारित है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि मानो स्वीकृति सिर्फ उस कथन को कहा जाएगा जिसमें मामले को या मामले के तथ्यों को इस हद तक स्वीकृत किया गया है कि 100% स्वीकृति हो ही गई है और अब कुछ भी साबित करने को नहीं बचा। आपका दिमाग इस ढंग से संस्कारित, जबकि कानून में स्वीकृति सिर्फ उस कथन को भी कहते हैं जो विवादित तथ्यों की ओर एक अनुमान इंगित करता है। लेकिन अगर ठीक से देखें बात को तो दोनों ही बातें गलत नहीं है। आप भी गलत नहीं कहते और वहां जो लिखा है वो भी गलत नहीं। आपकी मान्यता यह है कि स्वीकृति का अर्थ यह है कि किसी तथ्य को इस हद तक स्वीकार कर लिया गया है कि अब उसकी विद्यमानता के संबंध में, उस तथ्य के मौजूद होने के संबंध में कोई संदेह बाकी नहीं रहा। यह आपकी मान्यता है और गलत यह भी नहीं है, क्योंकि विचारण में जो फैक्ट इन डिस्प्यूट, जो विवाद्य तथ्य, वे विवाद्य तथ्य हैं, सिंगल फैक्ट नहीं है, सिंगल फैक्ट इन डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि वे बंच ऑफ फैक्ट्स हैं जो डिस्प्यूट में है ना। जैसे प्रश्न यह है कि क्या ए ने बी की हत्या की। हमने बार बार कहा कि सीपीसी बताते समय हमें क्रिमिनल के उदाहरण नहीं लेने चाहिए, लेकिन आदत क्रिमिनल की है, वही प्रैक्टिस है, इस कारण से बार बार ऐसा हो। तो अगर प्रश्न ये है कि क्या ए अमुक मकान का स्वामी है, तो ये एक प्रश्न नहीं है, क्योंकि स्वामित्व का अर्थ यह हुआ कि क्या उसे अपने मकान पर, ठीक है, क्या उसे उस मकान पर जिस पर वो स्वामित्व का दावा करता है उपभोग के अनंत अधिकार, उपभोग का अनन्य अधिकार यह हासिल है। क्योंकि कोई भी वस्तु किसी के भी स्वामित्व में हो, उसे उस पर उपभोग का अनन्य अधिकार यह हासिल होता है। क्या उसे उस मकान के संबंध में, जिस मकान पर वो स्वामित्व का दावा करता है, अंतरण के, उस मकान को ट्रांसफर कर देने के अनंत अधिकार हासिल है? क्या उसे उस मकान पर जिस पर वो स्वामित्व का दावा करता है उसे नष्ट कर देने के इस प्रकार के अधिकार हासिल हैं कि कानून की मर्यादा के सिवा, यानी कानून के सिवाय उसे उस मकान को नष्ट करने से कोई और रोक ही न सके। ठीक है, जब तक अमुक व्यक्ति को अमुक मकान पर इस प्रकार के अधिकार हासिल नहीं है, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि वो स्वामी है। ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि स्वामित्व ये किसी एक तथ्य का नाम नहीं है, ये तथ्यों के बंच का नाम, ये तथ्यों के समूह का नाम ये है। इसे लिख ऐसे दिया जाता है जिससे प्रतीत होना शुरू हो जाता है कि ये किसी एक तथ्य की बात हो रही है। अगर क्रिमिनल की ओर चलें
तो प्रश्न ये कि क्या ए ने बी की हत्या की? तो फैक्ट एंड डिस्प्यूट पढ़कर ऐसा लगता है कि मानो ये कोई एक तथ्य की बात हो रही है, लेकिन एक तथ्य की बात नहीं, हत्या तथ्यों का समूह है। पहली बात उठेगी कि क्या दोनों मानव प्राणी है, ठीक है ना? क्या एक एक कृत्य से बी की मृत्यु हुई है? तीसरा सवाल उठेगा, क्या ए ने वो कृत्य जिससे उसकी मृत्यु हुई है मृत्यु करने के आशय से ही किया था, या वो कृत्य स्वयं में इतना खतरनाक था जिससे व्यक्ति की मृत्यु घटित ही होती है, ठीक है ना? और क्या ए ने जिस समय बी की मृत्यु कारित की उस समय हत्या के अपवादों में जो स्थितियां बताई गई वो सब गैर मौजूद थी? यदि हां तो ए ने बी की हत्या की, ठीक है ना? तो एक तथ्य साबित नहीं होगा, अनेक तथ्य साबित होंगे, ठीक है ना? और जब अनेक तथ्य साबित होंगे तब यह कहा जाएगा कि फैक्ट इन डिस्प्यूट या साबित हो गए या ए ने बी की हत्या की, यह साबित हो गया। इससे पहले नहीं कहा जा सकता। अब आपने इनमें से किसी एक तथ्य को स्वीकृत किया, तो एक तथ्य को तो स्वीकृत किया ना। आपने ये कहा कि यस, हमने मार डालने के आशय से गोली तो चलाई थी, लेकिन उसी समय सांप ने काट लिया, मृत्यु सांप के काटने से हुई। तो मसला हत्या के प्रयत्न का है, ठीक है? व्हाट ऑफेंस यू हैव कास्ट? अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है, नॉट मर्डर, ठीक है ना? तो बात बदल गई, ठीक है ना? तो सवाल यह है कि अगर आपने बहुत सारे तथ्य जिनसे मिलकर फैक्ट इन डिस्प्यूट बन रहा है, ठीक है ना, उसमें से किसी एक तथ्य को स्वीकार कर लिया तो कहा तो स्वीकृति ही जाएगा, क्योंकि आपने केवल उस एक तथ्य को पूरी तरह स्वीकृत कर लिया। तो जो सामान्य बोलचाल में आप कहते हैं कि तथ्य को पूरी तरह स्वीकृत कर लेना ही स्वीकृति होती है, तो वो बात इस तथ्य के संबंध में सही हो गई, ठीक है ना? वो बात भी इस तथ्य के संबंध में सही हो गई। लेकिन चूंकि विचारण में फैक्ट एंड डिस्प्यूट कई तथ्यों से मिलकर बनता है, इसलिए इस एक तथ्य के स्वीकृत होने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि फैक्ट एंड डिस्प्यूट साबित हुए, यह नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना? इस एक तथ्य के साबित होने से फैक्ट एंड डिस्प्यूट के संबंध में अनुमान तो लग रहा है, ठीक है, अनुमान तो लग रहा है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता। या चलिए आप कहते हैं कि हमने मार डालने के आशय से गोली चलाई, तो लेकिन तब तक बी ने भी मार डालने के आशय से गोली चलाई और बी की गोली से उसकी मृत्यु हुई, ठीक है ना? ए की गोली उस तक नहीं पहुंची, क्योंकि आप किसी की गोली चलाएंगे किसी के ऊपर तो उसे लगेगी ही, जरूरी तो नहीं है, ठीक है? गोली लगी बी की और बी और ए के बीच कोई संबंध नहीं, ठीक है, कोई संबंध नहीं। मीनिंग देर भाई वो अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसरित करने के लिए उन्होंने कोई काम किया था, सेक्शन 34 आदि की कोई स्थिति नहीं। बी अलग मारने आया, ए अलग मारने आया, ठीक है, और बी की गोली से मरा, तो स्थिति क्या है? बी हत्या का दोषी है, ए हत्या के प्रयास का दोषी, ठीक है ना? और या तो सेक्शन 34 एप्लीकेबल हो, ठीक है, जो वर्तमान में 3(8) एविडेंस वो बीएनएस ये हो गया है कि अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में उसने कोई गोली चलाई दोनों ने, और फिर गोली चाहे जिसकी लगे, दोषी दोनों हत्या के लिए होंगे, वो तो स्थिति नहीं है। ए अलग आया, बी अलग आया, दोनों के बीच परस्पर कोई जान पहचान कोई संबंध है ही नहीं, दोनों का लक्ष्य एक, ठीक है ना? तो जहां तक फैक्ट इन डिस्प्यूट का संबंध है, ठीक है, कि क्या ए ने हत्या की है,
तो इस कथन से एक अनुमान तो इंगित होता है, किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि फैक्ट एंड डिस्प्यूट साबित हो गए, ठीक है ना, क्योंकि फैक्ट एंड डिस्प्यूट अकेला फैक्ट दिखता है, वो कभी अकेला होता नहीं है, ठीक है ना, वो कभी अकेला होता नहीं, वो बंडल ऑफ फैक्ट्स होता है, ठीक है ना, विचारण में। इसलिए बात आपकी भी ठीक, और बात जो एविडेंस एक्ट में लिखी है कि स्वीकृति उस कथन को मान लेते हैं, वो लिखित हो मौखिक हो, जिससे विवादित तथ्यों की ओर कोई अनुमान इंगित होता है, ठीक है, बातें दोनों ठीक है। अब इस परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, इस संदर्भ में जो ये बात रखी गई आपके सामने, हम लोग नियम 4 को देखेंगे। कल भी हम लोगों ने बात की थी कि नियम 4 में वो कह रहा है कि कोई भी पक्षकार, किसी भी अन्य पक्षकार से सुनवाई के लिए नियत दिन से कम 9 दिन पहले किसी भी समय लिखित सूचना द्वारा, सब कुछ लिखा हुआ है, कोई भी पक्षकार किसी भी पक्षकार से सुनवाई से 9 दिन पहले लिखित सूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी सूचना में वर्णित किसी, यानी एक फैक्ट को स्वीकृत करने के लिए भी कह सकता है, या किन्हीं विनिर्दिष्ट तथ्य या तथ्यों को केवल वाद के प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर ले। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप संपूर्ण दस्तावेज को स्वीकार कर लें, हम ये नहीं कह रहे। एक सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया है जो विवाह का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, सेक्शन 8 हिंदू मैरिज एक्ट है। सेक्शन 8 में हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि हिंदू विवाहों का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, और यदि कराया जाता है, ठीक है, तो यह विवाह के होने का निश्चायक साक्ष्य नहीं होगा। जैसे मेरे विवाह का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं तो मेरा विवाह नहीं हुआ, ऐसा नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कभी भी अगर विवाह हुआ, इस तथ्य को साबित करने की जरूरत पड़ जाए, तो इसे साक्ष्य में दिया जा सकता है, ठीक है, ऐसा सेक्शन 8 कहता है हिंदू मैरिज एक्ट। आपने विवाह के होने को साबित करने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 8 में वर्णित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, ठीक है। हम आपसे अपेक्षा कर सकते हैं, अगर आप विरोधी पक्षकार, कि क्या आप यह स्वीकृत करते हैं कि अमुक दिनांक को, ठीक है, इस सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर आपके द्वारा बनाए गए थे, यह स्वीकार करते हैं आप, ठीक है। जो दिनांक उस सर्टिफिकेट में दर्शित, क्या यह सिग्नेचर और यह दिनांक ठीक है? हम ये नहीं कह रहे कि उसमें विवाह के होने का जो तथ्य लिखा हुआ है वो सही है, ऐसा आप स्वीकृत करो। हमने ये अपेक्षा नहीं की, यद्यपि हम ये अपेक्षा भी कर सकते हैं कि चलो, हमने ये भी अपेक्षा की कि क्या आप संपूर्ण विवाह प्रमाण पत्र में जो कुछ लिखा है, ठीक है, वो जिन तथ्यों से संबंधित है उन सब तथ्यों को स्वीकार करते हैं। आपने कहा कि नहीं, हम इसमें से ये तो स्वीकार करते हैं कि यह हस्ताक्षर मेरे हैं, हम ये भी स्वीकार करते हैं कि इसमें पड़ा दिनांक सही है, उस दिन किए थे हमने। लेकिन हमें यह बताया गया था कि मकान लेना है अमुक सोसाइटी में, ठीक है, अमुक सोसाइटी में मकान लेना है, और वहां पति पत्नी के बिना मकान नहीं मिलेगा, इसलिए इस सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर कर दो। हमने इसलिए किया, हमने हस्ताक्षर करना स्वीकृत कर लिया है, और ऐसे स्वीकृत किया कि पूर्ण रूपेण स्वीकृत कर लिया, ठीक है ना, पूर्ण रूपेण स्वीकृत कर लिया। दिनांक का पड़ा होना पूर्ण रूपेण स्वीकृत किया है, लेकिन विवाह के होने के संबंध में जो कथन किया है उससे, ठीक है, विवाह के होने के तथ्य के संबंध में कोई स्वीकारोक्ति हमने नहीं की है, ठीक है ना। इससे कम से कम 2 बातों को साबित करने से हमें आसानी मिल गई है। अब हमें सिर्फ उन साक्ष्यों को प्रस्तुत करना है जिनके समक्ष विवाह हुआ, ठीक है ना, क्योंकि
विवाह हुआ होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। रजिस्ट्रेशन कब हुआ होगा? विवाह होने के बाद, तभी तो हुआ होगा भाई। विवाह का रजिस्ट्रेशन होता है, विवाह से रजिस्ट्रेशन से विवाह, ये थोड़ी होता है। विवाह का रजिस्ट्रेशन होता है तो पहले विवाह हुआ, और विवाह होता है अपने घर में, रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्री ऑफिस में। रजिस्ट्री ऑफिस में तो कोई विवाह हुआ नहीं, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के समय जो गवाह मौजूद थे, जरूरी नहीं वो विवाह के समय मौजूद रहे हो, ठीक है। तो जरूरी मेरे लिए क्या हुआ? मेरे लिए ये जरूरी हो गया कि हम विवाह के होने के तथ्य को तो साबित करें, यानी उन साक्ष्यों को प्रस्तुत करें जो ये कहें कि हां, मेरे समक्ष इन दोनों लोगों ने विवाह किया था। लेकिन इस सर्टिफिकेट को साबित करने के लिए हमें किसी साक्ष्य को देने की जरूरत अब नहीं बची है, क्योंकि उसका होना, सर्टिफिकेट की जेन्युइननेस आपने स्वीकार कर ली। आपने ये स्वीकार कर लिया, दस्तखत मेरे, दिनांक मेरे, ठीक है, दिनांक वही, सब ठीक है, मेरा ही नाम लिखा है, मेरा ही फोटो लगा है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट बनाया गया, ठीक है, बनाया गया मीनिंग भाई रजिस्ट्री ऑफिस में जाके हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, ये सही है। लेकिन विवाह नहीं हुआ, ठीक है। आपके ऊपर क्रिमिनल लिटिगेशन क्या चलेंगे, क्या होगा क्या नहीं, सिर्फ इस मुकदमे के तथ्यों के लिए, ठीक है। इस मुकदमे में क्या होगा कि इस मुकदमे के प्रयोजनों के लिए आपने सर्टिफिकेट का अस्तित्व स्वीकार कर लिया है, ठीक है ना। सर्टिफिकेट का अस्तित्व आपने स्वीकार कर लिया, विवाह का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया, तो विवाह इसे हम साबित अब करेंगे। लेकिन अगर आप ये स्वीकार न करो तो हमें सर्टिफिकेट को भी साबित करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे लिए ज्यादा कठिनाई होगी और विचारण में विलंब भी होगा, ठीक है ना। इसे बचाने के लिए आदेश 12 नियम 4 ये सुविधा दे रहा है कि केवल इस वाद के प्रयोजनों के लिए, ठीक है, अगर कोई दांडिक मुकदमा इस आधार पर कि हमने आपको धोखा देकर फर्जी ढंग से विवाह का एक प्रमाण पत्र तैयार कर लिया, इस आधार पर अगर कोई अन्य मुकदमा मेरे खिलाफ बन रहा है, ठीक है ना, तो उस मुकदमे में इस स्वीकृति का उपयोग नहीं किया जाएगा। उस मुकदमे में स्वतंत्र साक्ष्य से साबित करना पड़ेगा उस हर बात को जो उस मुकदमे में डिस्प्यूट में होगी। लेकिन इस मुकदमे का जहां तक सवाल है, ठीक है ना, तो ये तथ्य जो आपने स्वीकृत कर लिए हैं, इन्हें साबित करना अनावश्यक होगा, क्योंकि दूसरे पक्षकार ने लिखित सूचना आपको दी ही सुनवाई के लिए नियत दिनांक से 9 दिन पहले, और आपसे अपेक्षा की कि कुछ तथ्यों को जो नोटिस में वर्णित, इन तथ्यों को, ठीक है, या नोटिस में वर्णित किसी एक तथ्य को आप स्वीकृत कर लें। और यदि आपने स्वीकृत किया, नोटिस में यह भी वर्णित होगा कि सिर्फ इसी वाद के प्रयोजनों के लिए, अगर आप स्वीकृत करते हैं तो यह स्वीकृत माना जाएगा और फिर उस तथ्य को साबित करने की जरूरत नहीं होगी। और अगर ऐसी सूचना की तामील के पश्चात 6 दिन तक, ठीक है, या ऐसा अतिरिक्त समय जिसे न्यायालय अनुज्ञात करे, जिसे न्यायालय अलाउड करे, ठीक है, उसके भीतर इन तथ्यों को जिन्हें स्वीकृत करने की अपेक्षा दूसरे पक्षकार ने आपसे की थी, इनकार करने या उपेक्षा करने की दशा में, ठीक है, आपने तो या तो इनकार कर देते या उपेक्षा करते हैं, कुछ भी नहीं करते उन तथ्यों को स्वीकार करने की दिशा में, ठीक है, तो फिर मामले का निर्णय कुछ भी हो, ठीक है, मामले में हो सकता आप ही जीत जाओ, ठीक है, लेकिन उन तथ्यों को साबित करने में जो खर्च लगेगा
वो आपसे ही दिलाया जाएगा। हाँ, सूचना नहीं दी गई तो बात ही खत्म है। ठीक है, कहता है इनकार करने या उपेक्षा करने की दशा में तथ्य या तथ्यों के साबित करने का खर्च जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश न करे, इस प्रकार उपेक्षा करने या इनकार करने वाले पक्षकार द्वारा दिया जाएगा, चाहे बात का परिणाम कुछ भी क्यों न हो। ठीक है, हाँ ये ठीक है, सूचना आपने नहीं दी तब तो कोई बात ही नहीं, और सूचना आपने दी फिर भी न्यायालय को लगता है किसी अन्य कारण से खर्चा उसी पक्षकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए जिसने सूचना देकर अपेक्षा की थी। ठीक है, तथ्य को स्वीकृत करने की या किसी अन्य के द्वारा स्वीकृत वो खर्चे को वहन किया जाना चाहिए तो बात अलग है, लेकिन सामान्य नियम यही रहेगा कि बात का रिजल्ट कुछ भी आए, इस तथ्य को साबित करने में जो खर्च लगेगा वो आप ही को देना पड़ेगा। ठीक है, आगे कहता है 5 स्वीकृतियों का प्रारूप, जो स्वीकृतियां आप करोगे, ठीक है, उनका प्रारूप परिशिष्ट गा के प्रारूप संख्या 10 में, और तथ्यों की स्वीकृतियां, अच्छा तथ्यों को स्वीकार करने की जो सूचना है वो परिशिष्ट गा के प्रारूप संख्या 10 में, और तथ्यों की स्वीकृतियां परिशिष्ट गा के प्रारूप संख्या 11 में ऐसे फेरफार के साथ होंगी जैसा, ठीक है, आपका क्या कहता है, जैसा जो परिस्थितियों में अपेक्षित हो। ठीक है, तो आप देखेंगे तो पीछे आपका परिशिष्ट संख्या 10 और 11 दोनों दी हैं। ये 10 दी है तथ्यों को स्वीकार करने के लिए सूचना, और नीचे 11 ये दी गई है सूचना के अनुसरण में तथ्यों की स्वीकृति। ये आप कैसे करोगे ये पीछे दिया गया है, और इसी प्रारूप में आपके द्वारा तथ्यों को स्वीकार करने की सूचना दी जानी चाहिए, और इसी प्रारूप में सूचना के अनुसरण में यदि आप स्वीकृति करना चाहते हो तो की जानी चाहिए, क्योंकि विधायिका जब एक बात को एक तरह से करने का निर्देश दे देती है तो फिर दूसरी तरह से उस बात को किया जाना संभव नहीं होता। ठीक है, यद्यपि दूसरे तरीके से भी आप उस काम को कर दो और वो काम निर्दोष तरीके से हो जाए तो सामान्य तौर पर प्रक्रिया में ये नियम दिए रहते हैं कि फिर अगर आप ये सवाल उठाते हो कि विधायिका द्वारा निर्दिष्ट तरीके से अब वो काम नहीं किया गया था, तो आपको ये सवाल तब तक नहीं उठाने दिया जाएगा जब तक कि आप ये साबित न करो कि जब भी आपके पास पहला अवसर इस आपत्ति को करने का था, उस पहले अवसर पर ही आपने आपत्ति नहीं उठा दी थी। जब तक आप ये साबित करो कि हमने उठा दी थी और मेरी बात न माने जाने के परिणाम स्वरूप न्याय की निष्फलता भी हुई है, तब तक इस बात का कोई असर नहीं होता कि विधायिका द्वारा निश्चित किए गए तरीके से काम नहीं हुआ, सिर्फ ये देखा जाता कि काम हो गया या नहीं। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था सीआरपीसी में, वो कहता था आरोप की विरचना इसमें गलती है, उसका क्या प्रभाव होगा। ठीक है, गलत जगह ट्रायल चल गया, इसका क्या प्रभाव होगा। न्यायालय ने कोई आदेशिका गलत ढंग से निकाली, उसका क्या प्रभाव होगा। तो वो कहता था कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर यह आपत्ति अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट के समक्ष उठाई जाती है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक कि आप ये साबित न करो कि आपके पास ये आपत्ति उठाने का जो सबसे पहला अवसर था उसी पर आपने ये आपत्ति उठा दी थी और आपकी बात न माने जाने के परिणाम स्वरूप न्याय की निष्फलता भी हुई है। जब तक ये दोनों बातें आप साबित न करो तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा। और यही बात हम लोगों ने देखी थी जब न्यायालय में स्थानीय क्षेत्राधिकार नहीं था या धनीय क्षेत्राधिकार नहीं था और धारा 21 के अंतर्गत आप अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट के समक्ष इस आपत्ति को उठा रहे थे, तो वहां भी लिखा हुआ था कि जिन मामलों में विवादिकों का स्त्रीकरण होता है उन मामलों में विवादिकों के स्त्रीकरण के पूर्व या स्त्रीकरण के समय और जिनमें स्त्रीकरण नहीं होता उनमें प्रथम सुनवाई के अवसर पर अगर आपने ये आपत्ति नहीं उठाई है और साथ में आपने ये भी साबित नहीं किया है कि आपकी बात न माने से जाने से न्याय की निष्फलता हुई, तो फिर आपके द्वारा की जा रही इस आपत्ति का कोई मूल्य नहीं है और अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट इस आधार पर कुछ भी नहीं करेगा। ये बात हम लोग वहां भी देख के आए थे, तो ये प्रक्रिया का सामान्य नियम रहता है। तो यहां भी परिशिष्ट गा उसका प्रारूप संख्या 10 और 11 में है
आपको स्वीकृत करने के लिए सूचना देनी है और स्वीकृति करनी है, लेकिन अगर आपने परिशिष्टों का पालन नहीं भी किया है, यानी परिशिष्टों के प्रारूपों का पालन नहीं भी किया, लेकिन स्वीकृति आदि बिल्कुल ठीक ढंग से हुई है, तो फिर इस बात की बहुत संभावना है कि इसका कोई प्रभाव ट्रायल पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब विधायिका निश्चित करती है तो आपको काम उसी ढंग से करना चाहिए और करना पड़ता भी है। ठीक है, 6 कहता है स्वीकृतियों के आधार पर निर्णय। कहता है जहां अभिवचन में या अन्यथा, चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप में तथ्य की स्वीकृतियां की जा चुकी हैं, वहां न्यायालय वाद के किसी प्रक्रम में या तो किसी पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से और पक्षकारों के बीच किसी अन्य प्रश्न के अवधारण की प्रतीक्षा किए बिना ऐसी स्वीकृतियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आदेश या ऐसा निर्णय कर सकेगा जो वह ठीक समझे। ऐसा आदेश या ऐसा निर्णय, दोनों। आपने विवाह का सर्टिफिकेट स्वीकार कर लिया तो यह आदेश हो जाएगा कि विवाह के सर्टिफिकेट को अब ठीक है साबित माना जाएगा, इसे साबित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने विवाह के सर्टिफिकेट को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, मीनिंग देयर बाय विवाह का सर्टिफिकेट निष्पादित, अनुप्रमाणित, रजिस्ट्रीकृत कराया जाना, यह भी स्वीकार किया और साथ में यह भी स्वीकार कर लिया कि इसमें वर्णित तथ्य है, अर्थात इसमें जो वर्णित तथ्य है कि अमुक स्थान पर अमुक लोगों की उपस्थिति में अमुक ढंग से हमने विवाह किया। ठीक है, ये जो तथ्य इसमें वर्णित है इनको भी स्वीकार कर लिया आपने, तो निर्णय संबंधित मामले में वो भी सुनाया जा सकता है। ठीक है, और निर्णय नहीं भी सुनाया जा सकता है, जैसे मामला तलाक का है, तो तलाक में विवाह हुआ ये तो साबित करना ही पड़ेगा, क्योंकि विवाह नहीं हुआ तो तलाक का है बात का। जब विवाह ही नहीं हुआ तो तलाक का है बात का, क्योंकि तलाक की डिग्री अगर अस्तित्व में आई है तो भी बहुत सारे अधिकार और कर्तव्य पक्षकारों के मध्य जन्म ले जाएंगे। वो स्त्री जिसे तलाक मिलेगा वो तलाकशुदा पत्नी कहलाएगी, और तलाकशुदा पत्नी को भी जब तक वो पुनर्विवाह न करे तब तक आपको भरण पोषण देना है। लेकिन एक स्त्री जिससे हमारा विवाह हुआ ही नहीं है उसे भरण पोषण क्यों देंगे? इसलिए विवाह हुआ ये अगर साबित हुआ तो तलाक होगा। ठीक है, और विवाह हुआ ये साबित ही नहीं हुआ तो तलाक नहीं होगा। तो आपके द्वारा डाला गया तलाक का मुकदमा निरस्त होगा इस आधार पर, ठीक है, कि विवाह ही नहीं हुआ। और विवाह हुआ अगर यह साबित हुआ तो फिर अगली बात साबित करनी पड़ेगी कि विवाह तो हुआ, लेकिन क्या तलाक जिन आधारों पर मिलता है उनमें से कोई आधार मौजूद है? क्योंकि विवाह हुआ तो तलाक थोड़े हो जाएगा। अरे भाई, विवाह तलाक होने के लिए थोड़े हुआ, तलाक तो मजबूरी है। ठीक है, तो तलाक का आधार मौजूद हो तभी तो होगा। तो अगर विवाह का सर्टिफिकेट स्वीकार हो गया पूर्ण रूपेण तो भी आदेश निर्णय सुनाया जा सकता है, और पूर्ण रूपेण स्वीकृत नहीं हुआ तो भी जितने तथ्य स्वीकृत हुए उनके आधार पर जो आदेश और निर्णय दिए जा सकते हैं वे भी दिए जा सकते हैं, दिए जाएंगे कतई नहीं। ठीक है, क्योंकि स्वीकृतियां स्वतंत्र हैं। एक तो इस बारे में संदेह हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात कि लाख प्रयास कर लो फिर भी कई बार सच सामने नहीं आता। ठीक है, हमने सब प्रयास कर लिए कि स्वीकृति सही है या सही है, मीनिंग स्वतंत्र है या नहीं, और हमें हर बार पता लगा कि स्वीकृति स्वतंत्र है। इसके बाद भी स्वीकृति जबरदस्ती कराई गई हो सकती है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ हम जान ही लें जरूरी नहीं है, सब कुछ तो केवल ईश्वर जान पाएगा। इसके बाद भी स्वीकृति जबरदस्ती कराई जा सकती है। इसलिए अगर पक्षकार की स्वीकृति का प्रभाव बहुत लंबा होने वाला हो
ठीक है, तो लाख इस बात को साबित किया जाए, लाख तरीके से इस बात को साबित किया जाए कि स्वीकृति स्वतंत्र है, फिर भी इस एक तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए न्यायालय को कि लाख कोशिशों के बावजूद सच्चाई सामने न आई हो, इसकी संभावना हो सकती है। और फिर क्या करना चाहिए कि चूंकि की गई स्वीकृति का प्रभाव बहुत सारे व्यक्तियों के अधिकारों पर हो सकता है, इसलिए उन तथ्यों जिनसे बहुत सारे व्यक्तियों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं, उन्हें स्वीकृतियों से अन्यथा साबित करने की अपेक्षा उस पक्षकार से करनी चाहिए, ठीक है, जो उन तथ्यों की विद्यमानता, जो स्वीकृति से वो साबित कर रहा है, उन तथ्यों की विद्यमानता के आधार पर न्यायालय से अपने पक्ष में निर्णय किए जाने की अपेक्षा करता है, ठीक है। क्योंकि विवाह हुआ या नहीं, इससे बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा, बच्चों को मिलने वाली संपत्ति, इस पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पक्षकारों की स्वीकृतियों पर सिर्फ निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि न्यायालय को अपेक्षा करनी चाहिए कि आप पृथक और स्वतंत्र साक्ष्य से जो तथ्य स्वीकृत किए गए हैं उनको साबित करो, ठीक है। लेकिन हां, स्वीकृतियों के आधार पर निर्णय हो भी सकता है, ऐसा यहां भी लिखा है और ऐसा एविडेंस एक्ट में भी लिखा है, ठीक है। आगे कहता है उपनियम 2 में, जब कभी उपनियम 1 के अधीन निर्णय सुनाया जाता है तब निर्णय के अनुसार डिग्री तैयार की जाएगी और डिग्री में वही तारीख दी जाएगी जिस तारीख को उक्त निर्णय सुनाया गया, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अब कहता है हस्ताक्षर के बारे में शपथ पत्र, यदि दस्तावेजों व तथ्यों को स्वीकार करने की किसी सूचना के अनुसरण में की गई स्वीकृतियों के सम्यक हस्ताक्षर की बाबत साक्ष्य की अपेक्षा की जाती है तो प्लीडर या उनके लिपिक का ऐसी स्वीकृतियों के बारे में शपथ पत्र पर्याप्त साक्ष्य होगा। आपसे वो अपेक्षा की गई थी कि परिप्रश्न का उत्तर आप शपथ पत्र पर देंगे, ठीक है। तो बात तो सीधे कह दिया था, शपथ पत्र पर देंगे। यहां उसने क्या कहा? उसने कहा अगर आप तथ्यों को स्वीकृत करते हैं, तो आप अपनी स्वीकृति जो परिशिष्ट गा का प्रारूप संख्या 11 है, ठीक है, उस प्रारूप में देंगे, ठीक है। आपने परिशिष्ट गा के प्रारूप संख्या 11 उसमें वर्णित तरीके से तथ्यों को स्वीकार कर लिया, ठीक है। लेकिन ये तो आपने किया ना, ये तो आपने किया, अपने घर पर बैठकर किया या अपने वकील साहब के बिस्तर पर किया या अपने वकील साहब के चैम्बर में किया। जज साहब ने तो नहीं देखा, विरोधी पक्षकार ने तो नहीं देखा कि ये आप ही ने किया है, ठीक है। हो सकता है परिशिष्ट, ये भी तो संभव है कि परिशिष्ट गा का प्रारूप संख्यांक 11 जो है उसमें तथ्यों को स्वीकृत करने का जो प्रारूप बताया गया है, ठीक है, उस प्रारूप में आपकी बजाय किसी और ने उन तथ्यों को स्वीकृत कर लिया हो और वो आपका दुश्मन हो, ठीक है, वो आपका दुश्मन हो कि ये तथ्य हम स्वीकृत कर लेंगे, इनका नुकसान हो जाएगा, या आप ही ने एक्स्ट्रा स्मार्टनेस दिखाते हुए कि किसी और से कहलवा देंगे, स्वीकृत करा देंगे, बाद में हम कहेंगे हमारे सिग्नेचर ही नहीं है, और लटकेगा मामला, और लटकेगा। इसलिए अपेक्षा की गई है कि आप जब भी परिशिष्ट के प्रारूप संख्यांक 11 में स्वीकृति करोगे तो उस स्वीकृति के समर्थन में एफिडेविट भी दोगे, शपथ पत्र भी दोगे कि ये मेरे द्वारा ही स्वीकार किया गया प्रारूप है।
और शपथ पत्र किसके समक्ष? नोटरी एडवोकेट के समक्ष सत्यापित होता है और नोटरी एडवोकेट इस बात का इंडोर्समेंट करता है कि आप ही हो, इसे उसके समक्ष किसने आइडेंटिफाई किया था। आप कभी कचहरी जाओगे एफिडेविट बनवाने, आपने लिखा कि हम अमुक अमुक व्यक्ति हैं, ठीक है, तो आपसे सिग्नेचर कराएगा आपका वकील, ऐसे गोला बनाएगा और लिखेगा आइडेंटिफाइड, ठीक है। नोटरी थोड़ी मालूम है तुम अमुक व्यक्ति हो, वो ये लिखेगा कि अमुक व्यक्ति ने, नोटरी की मोहर लगी होती है, उस मोहर में आप देखेंगे उसमें लिखा होता है आइडेंटिफाइड बाई सच एंड सच एडवोकेट, ठीक है। इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि अमुक व्यक्ति था और उसके बाद उसने मेरे समक्ष शपथ पर यह कहा, ये उस कथन का विवरण है जो इन्होंने मेरे समक्ष किया। तो ये परिशिष्ट गा का जो प्रारूप संख्या 11 है, इसके अंतर्गत जो स्वीकृति आप करेंगे, इसके समर्थन में साक्ष्य के तौर पर आपके द्वारा शपथ पत्र यह भी दिया जाएगा, ठीक है, ताकि बाद में ये कोई ना कह पाए कि यह स्वीकृति मेरी नहीं है। और यदि ऐसा कहे, ठीक है, तो झूठी स्वीकृति किसके माध्यम से न्यायालय के समक्ष आई, उसका दायित्व तय करके, और फिर आपको मालूम ही है कि न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र पर या न्यायालय की कार्यवाही में मिथ्या साक्ष्य के रूप में अगर कोई भी चीज आप देंगे और वो बाद में फैब्रिकेटेड पाई गई या मिथ्या पाई गई, तो उसके संबंध में 340 सीआरपीसी पहले हम लोगों ने पढ़ी है, उसकी कार्यवाही करके आपको दंडित किया जा सकता है। तो इसलिए यहां पर लिखा है कि हस्ताक्षर के बारे में, शपथ पत्र हस्ताक्षर के बारे में, यानी किसने प्रारूप संख्या 11 पर हस्ताक्षर किए हैं उसके बारे में शपथ पत्र दिया जाएगा, ठीक है। कहता है यदि दस्तावेजों या तथ्यों को स्वीकार करने की किसी सूचना के अनुसरण में, क्या दस्तावेजों को स्वीकार करने की या तथ्यों को स्वीकार करने की किसी भी सूचना के अनुसरण में स्वीकृति की जाए, तो स्वीकृतियों के सम्यक हस्ताक्षरण की बाबत साक्ष्य की अपेक्षा की जाती है, तो प्लीडर या उसके लिपिक का ऐसी स्वीकृतियों के बारे में शपथ पत्र पर्याप्त साक्ष्य होगा। यानी प्लीडर खुद भी एफिडेविट दे सकता है, अपने मुंशी से दिलवा सकता है कि हाँ उन्हीं के द्वारा हस्ताक्षरित है, जिनके द्वारा स्वीकृतियों का किया जाना प्रदर्शित है, ठीक है, बात आ रही है, ठीक है। आगे कहता है 8, दस्तावेजों को पेश करने के लिए सूचना। कहता है दस्तावेजों को पेश करने के लिए सूचना परिशिष्ट गा के प्रारूप संख्यांक 12 में ऐसे फेरफार के साथ होगी जो परिस्थितियों में अपेक्षित हो। पेश करने के लिए किसी सूचना की तामील के बारे में और उस समय के बारे में जब उसकी तामील की गई थी, प्लीडर या उसके लिपिक का प्रमाण शपथ पत्र उसे पेश करने की सूचना की प्रति के सहित सभी दशाओं में सूचना की तामील के बारे में और उस समय के बारे में जब तामील की गई थी पर्याप्त साक्ष्य होगा। तो इसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। दस्तावेजों को पेश करने के लिए प्रारूप संख्या 12 में जो सूचना अपेक्षित है वो दी जाएगी, ठीक है। और लिपिक वकील साहब का या वकील साहब अगर, ठीक है, इस बात का एफिडेविट दे देते हैं कि सूचना की तामील किस समय की गई थी, ठीक है, क्योंकि ये लिखा है ना जिस दिन तामील की जाएगी उससे इतने दिन के भीतर, ठीक है ना। तो ये बताना पड़ेगा ना किस दिन तामील हुई, तभी तो देखा जाएगा सम्यक अनुसरण हुआ या नहीं हुआ। तो उसके बारे में जो प्लीडर या वकील साहब का एफिडेविट होगा वो पर्याप्त माना जाएगा, ठीक है। खर्च है, यदि स्वीकृति या पेश करने की सूचना ऐसी दस्तावेजों को निर्दिष्ट करती जो आवश्यक नहीं है, तो उसके कारण हुए खर्चे ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार द्वारा वहन किए जाएंगे। यानी ठीक है, अगर आपने सिर्फ मामले को विलंबित करने के लिए ये डॉक्यूमेंट ला दो, वो डॉक्यूमेंट ला दो, ठीक है, ये पेश करो, वो पेश करो, ये स्वीकृति करो, वो स्वीकृति करो, ये किया आपने, तो ऑब्जेक्शन करने का अवसर तो उनके पास रहेगा ही, ठीक है। और वो विरोध करते हैं और न्यायालय भी ये पाता है कि इस दस्तावेज को प्रस्तुत कराने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सुसंगत तथ्यों पर कोई मतलब ही नहीं है इसका। मुकदमा इतला का तुम बैनामा प्रस्तुत करवा रहे हो,
ठीक है, कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो इसके कारण जो खर्चे हुए होंगे, ठीक है, इस प्रकार की अपेक्षा करने के कारण जो भी खर्चे जिस भी पक्षकार के हुए होंगे, उसे उन खर्चों को ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार द्वारा वहन किया जाएगा। यानी जो अपेक्षा करेगा कि ये करो वो करो, उसके द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, तो एक सामान्य बैलेंस बिठा दिया गया, ठीक है, आपका नियम 9 के द्वारा। अब दस्तावेज आ गए, ठीक है, अब दस्तावेज आ गए न्यायालय के सामने, तो आदेश 13 की प्रक्रिया शुरू होती है। जो दस्तावेज न्यायालय के समक्ष आएंगे वो न्यायालय के समक्ष होने चाहिए। ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं कि न्यायालय के समक्ष नहीं होने चाहिए, अर्थात उनका न्यायालय में चल रही कार्यवाही से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, दस्तावेज कुछ हैं जो अभिवचनों के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है, और कुछ दस्तावेज हैं जिन्हें रोक लेने की इजाजत, ठीक है, अभिवचनों के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के समय आपको दे दी गई कि आप अमुक दस्तावेजों को रोक सकते हैं जो केवल साक्ष्य के प्रयोजन से आपके लिए उपयोगी हैं, उनको अभिवचनों के साथ प्रस्तुत किया जाना जरूरी नहीं था। ठीक है ना। और साथ ही जिन दस्तावेजों के बारे में आप विशेषाधिकार का दावा करते हैं उन्हें भी प्रस्तुत किया जाना जरूरी नहीं था। लेकिन शेष दस्तावेज जिन पर आपका मामला आधारित था उन्हें अभिवचन के समय प्रस्तुत किया जाना जरूरी था। और अब अभिवचन से मामला आगे बढ़ चुका है। ठीक है, अब अभिवचन समाप्त हो गए। अब हम लोग विवादिकों के स्थिरीकरण से ठीक पूर्व, ठीक है, आ गए। यहीं पर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होगा। ये फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की तैयारी चल रही है। ठीक है ना। 11 में परिप्रश्न इसीलिए पूछे गए क्योंकि या तो मामले की प्रकृति स्पष्ट नहीं थी या हम एडमिशन चाहते थे ताकि हमें पता लग सके कि जो चीज एडमिट हो गई उस पर इश्यू का बनाया जाना जरूरी है ही नहीं, क्योंकि वो विवाद में रही ही नहीं। ठीक है ना। ठीक है, इसलिए अब विवादिकों के स्थिरीकरण की तैयारी चल रही है। तो चाहे 11 हो चाहे 12 हो, इसी प्रयोजन से हमने दस्तावेज भी प्रस्तुत करवाए हैं, सारी बातें हुई। तो यहां पर पक्षकारों से अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने सारे दस्तावेज, ठीक है, सारे दस्तावेज जो उनके पास हो सकते हैं वो प्रस्तुत करें। ठीक है, आप देखें काम एक ही होता है और काम जिस लिए किया जा रहा है वो उद्देश्य अलग अलग होते हैं। एक, हमने व्यक्ति को पीटा इसलिए क्योंकि हम उसे चोट पहुंचाना चाहते थे। जब व्यक्ति को आप पीटते हैं इसलिए कि उसे चोट पहुंचाना आप चाहते हैं तो आईपीसी कहती है कि क्या हुआ, उपहति का अपराध हुआ है। ठीक है, आपने उसे पीड़ा पहुंचाई है और पीड़ा पहुंचाना ही उद्देश्य था, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं था। हमने व्यक्ति को पीटा किंतु सुधार के लिए, कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं। हमने व्यक्ति से कहा तुम गधे हो, बेवकूफ हो, मूर्ख हो। अपमानजनक भाषा है। यदि सिर्फ अपमान करने के लिए हमने कहा, सिर्फ अपमान करने के लिए, गलती रियलाइज कराने के लिए हमने कहा कि तुम गधे हो, अपमान, बेवकूफ हो, मूर्ख हो, रोज कहते हैं लोग। ठीक है, कोई न तो अकृत्य हुआ है और न अपराध। किन परिस्थितियों में काम किया गया, क्यों किया गया, ठीक है ना, इसके आधार पर कामों की व्याख्या होती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जब तक परिप्रेक्ष्य और संदर्भ ये नहीं समझा जाएगा तब तक किसी भी शब्द के, किसी भी कार्य के
कोई अर्थ, कोई मायने निकाले नहीं जा सकते। ठीक है, ये बात हम यहां क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि आदेश 13 नियम 1 अब ये कहेगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट जो आपके पास है सब प्रस्तुत करिए न्यायालय में। और ये क्यों कहेगा? दोनों पक्षकारों से कहेगा। इसलिए कहेगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दें, ताकि जो विरोधी पक्षकार है उसे आपके डॉक्यूमेंटों में वर्णित तथ्यों का जवाब ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि आप जिन तथ्यों को अपने दस्तावेजों में वर्णित करके लाए हैं उनका यदि कोई पर्याप्त उत्तर विरोधी पक्षकार के पास हो सकता है तो वो आना चाहिए। और अगर वो कुछ नहीं ला पाएगा उन तथ्यों के उत्तर में, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि आपके द्वारा अभिकथित तथ्य सत्य हैं, क्योंकि उनका कोई उत्तर दूसरे के पास नहीं है। ठीक है ना? और आपका धारा 9 इसको सुसंगत घोषित करती है। वो कहती है विवादित तथ्यों की अनन्यता निर्धारित करने वाले तथ्य, वे तथ्य जो विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकारक हैं, पुरास्थापक हैं, वे सब सुसंगत हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई उत्तर नहीं आया तो यह तय हो जाएगा कि आपकी बात ठीक है, और आ गया तो फिर आपसे मांगा जा सकता है कि भाई आप, ये तो उत्तर आ गया, अब आपको क्या कहना है। ठीक है, तो दोनों बातें हो सकती हैं, और दोनों बातें कम से कम न्याय निर्णयन में, समुचित न्याय निर्णयन में, सम्यक न्याय निर्णयन में सहयोगी होंगे। ठीक है, इसलिए यहां पर दोनों पक्षकारों से अपेक्षा चल रही है, दोनों पक्षकारों से, कि उनके पास जितने दस्तावेज हैं वो सब प्रस्तुत कर दें अब। ठीक है ना? अभिवचनों के साथ जो उन्होंने रोक लिए थे वे भी अब आप प्रस्तुत कर दें। ठीक है, और अगर आपने प्रस्तुत नहीं किए तो आगामी प्रक्रमों पर न्यायालय की इजाजत के बिना हम इन्हें प्रस्तुत नहीं करने देंगे। अब आपको सारे प्रस्तुत कर देने, इसलिए ताकि विरोधी पक्षकार, ये आपको दंडित करने के लिए हम नहीं कह रहे, यहां पर जो उद्देश्य है वो क्या है कि विरोधी पक्षकार मामले के संबंध में सम्यक तैयारी ये कर पाए, और उसके सम्यक तैयारी से उत्तर देने के परिणाम स्वरूप सच न्यायालय के समक्ष आए। ठीक है, ये है इसके पीछे उद्देश्य। और क्योंकि ये उद्देश्य है, इसलिए अगर कुछ ऐसा छूट जाता है जिसे प्रस्तुत होना चाहिए था किंतु प्रस्तुत आप नहीं कर पाए, तो न्यायालय की इजाजत देकर आप प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि न्यायालय की इजाजत जब आप मांगने जाएंगे तो न्यायालय इजाजत आपको दे ही देगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि न्यायालय आपसे कारण पूछेगा कि ये दस्तावेज था कहां, बताइए तो आपने क्यों नहीं किया अब तक। भाई अभिवचनों के साथ नहीं किया कोई बात नहीं, बाद में तो करते हैं। तो अगर आप न्यायालय को संतुष्ट कर देंगे कि हम भाई भूल गए थे, हमें मिल ही नहीं पाया था, हमने अप्लाई कर दिया, जैसे कई बार होता है कि हमने अप्लाई कर दिया जन प्रमाण पत्र, मिल ही नहीं पा रहा अब तक, तब हमें जब मिला तो हम ले आए। तो न्यायालय अगर आपके जवाब से संतुष्ट हो जाता है और वो ये पाता है कि दस्तावेज वाकई ऐसा है, अच्छा ये भी हो सकता है कि आप बड़े प्रयासों से दस्तावेज लाए तो जरूर है, लेकिन वो तो कौड़ी का है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मामले से उसका कोई संबंध ही नहीं है, तो भी न्यायालय इनकार कर देगा कि भाई क्या है, बेकार की चीज लेके चले आ रहे। लेकिन फिर भी अगर न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि यह दस्तावेज ठीक भी है, प्रथम दृष्टया जेन्युइन लग रहा है, आपका कारण भी पर्याप्त है और मामले का न्याय निर्णय करने में सहयोगी भी होगा, तो न्यायालय आपको बाद में भी उसकी इजाजत दे देगा। ठीक है ना? तो इसलिए आदेश 13 नियम 1 कहेगा कि वे दस्तावेज जो आपने अभिवचनों के साथ प्रस्तुत नहीं किए थे अब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दीजिए। और यहां भी आपको एक सुविधा मिल जाएगी कि अगर कोई दस्तावेज यहां आपने प्रस्तुत नहीं किया है
और भविष्य में आप उस दस्तावेज को प्रस्तुत करना चाहते तो न्यायालय की इजाजत आपको लेनी पड़ेगी, और न्यायालय अपनी इजाजत देते समय, ठीक है, ये देखेगा कि आप विलंब से दस्तावेज क्यों प्रस्तुत कर रहे हो, ठीक है। और यहां विलंब के कारण की जांच करते समय न्यायालय उतना कठोर दृष्टिकोण नहीं अपनाएगा जितना कठोर दृष्टिकोण वो तब अपनाता है जब आप सेक्शन 5 मर्यादा लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत लिमिटेशन में छूट मांगते हैं। आप ये कहते हैं कि अब वो काम करने के लिए कानून में 30 दिन का समय निर्धारित था, हम 40 दिन बाद आए, लेकिन 10 दिन में हमारी टांग टूट गई थी, प्लास्टर डलवाना पड़ा, इसलिए नहीं आ पाए। तो न्यायालय कहेगा कि तुमने प्लास्टर डलवाया, वो खाली इससे नहीं मानेगा कि तुम्हारे प्लास्टर पड़ा हो जो तुम फर्जी भी डलवा ला सकते हो। प्लास्टर पड़ा तो एक्सरे हुआ होगा, लाओ, ठीक है, एक्सरे हुआ होगा, दिखाओ। प्लास्टर तो किसी डॉक्टर ने डाला होगा, उसका सर्टिफिकेट ले आओ, ठीक है। डॉक्टर तो ऑर्थोपेडिशियन होगा, लाओ सर्टिफिकेट देखते हैं। तो थोड़ा कठोर रहेगा, थोड़ा कठोर रहेगा, ठीक है ना। उतना कठोर दृष्टिकोण यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि लिमिटेशन के भीतर आपने एक काम नहीं किया, ठीक है। न्यायालय कहता था कि 2 महीने के अंदर आपको अपील प्रस्तुत करनी चाहिए, 2 महीने में आपने नहीं की। तो जो आपका विरोधी पक्षकार था वो थोड़ा निश्चिंत हो गया कि आप लगता है लोअर कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट हो और अब अपील आप प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। उसे एक निश्चिंतता आ गई, आप 20 दिन बाद लेकर चले आए। तो उसके पक्ष में एक अधिकार शांति का जन्म ले गया था, अब वो डिस्टर्ब होगा अगर अपील प्रस्तुत हो जाए तो, ठीक है ना। संदर्भ बदल गया, इसलिए न्यायालय थोड़ा सख्त रुख अपनाएगा, क्योंकि न्यायालय ना आपके फेवर में है ना उसके डिसफेवर में। न्यायालय थोड़ा सख्त रुख अपनाएगा, देखेगा कि आप जो कुछ कह रहे हो वो किस हद तक सच है, और कठोरता से थोड़ी जांच करेगा। लेकिन यहां विचारण होना है, अभी सेटलमेंट ऑफ इश्यूज भी नहीं हुआ, और यहां पर आपसे अपेक्षा की गई थी कि आप दस्तावेजों को स्वीकृत करो, दस्तावेजों को पेश करो, और आपने दस्तावेज पेश नहीं किए। कालांतर में आप न्यायालय की इजाजत मांगने आए हो कि ये दस्तावेज छूट गए थे, लेकिन अभी विचारण चल ही रहा है, अभी विरोधी पक्षकार उसके पक्ष में कुछ आया नहीं है, ठीक है ना। तो अभी विरोधी पक्षकार और आपकी स्थिति लगभग सेम फूटिंग पर है, लगभग बराबर है, इसलिए यहां पर विलंब की जांच करते समय न्यायालय थोड़ा उदार दृष्टिकोण अपनाएगा, ठीक है। तो आदेश 13 नियम 1 अपेक्षा करेगा कि दोनों पक्षकार उन दस्तावेजों के सहित जो दस्तावेज उन्होंने अभिवचनों के साथ प्रस्तुत नहीं किए थे वे सब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दें। और इस समय भी आपने दस्तावेज पेश नहीं किए तो आगे न्यायालय की इजाजत के बिना आप उन दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए वहां सूची कागजात नाम से बना करके एक सूची पूरी प्रस्तुत की जाती है, बाद में देते हैं वो, ठीक है, रीडिंग के साथ जो चीजें नहीं देते उसके बाद भी वो देते हैं, ठीक है ना। तो आदेश 13 नियम 1 आप देखेंगे तो कहता मूल दस्तावेजों का विवादकों के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व पेश किया जाना, यानी विवादक स्थिर हुए नहीं है अभी, स्थिर किए जाने के समय या स्थिर किए जाने से पहले हुए नहीं है अभी। और क्या कह रहा है, पक्षकार या उनके प्लीडर मूल सभी दस्तावेजी साक्ष्य, अब उसने कोई एक्सेप्शन नहीं छोड़ा। वहां कहा था जिन पर अपना मामला आधारित करना चाहते हैं वो, यहां कुछ नहीं कहा, उसने कहा मूल सभी दस्तावेजी साक्ष्य जहां उनकी प्रतियां वाद पत्र या लिखित कथन के साथ फाइल की गई हैं, विवादकों के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व पेश करेगा। यानी उपनियम 1 में वो ये कह रहा है, ठीक है, थोड़ी बात को बदलेंगे
थोड़ी बात बदलनी पड़ जाएगी। अगर आपने क्या किया है, अभिवचन प्रस्तुत करते समय किन्हीं दस्तावेजों की प्रतियां लगाई हैं, मूल दस्तावेज नहीं लगाए, ठीक है, मूल दस्तावेज नहीं लगाए, तो वो उपनियम 1 में कह रहा है कि आपको इस समय सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ेंगे यदि आपने अभिवचनों के साथ उनकी प्रतियां पेश की थी तो, ठीक है, इसलिए बात थोड़ी बदल गई, ठीक है ना, प्रतियां पेश की गई थी तो फिर सारे मूल दस्तावेज आप पेश करेंगे। न्यायालय इस प्रकार पेश की गई दस्तावेजों को ले लेगा, परंतु यह तब जबकि उनके साथ ऐसे प्रारूप में तैयार की गई एक सही सूची हो जो उच्च न्यायालय ने निर्दिष्ट की। इसका मतलब बात को और बदलना पड़ जाएगा, बात को मतलब ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि आदेश 13 सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं कर रहा, ये मेरे मुंह से गलत निकला है, बल्कि अभिवचन के समय, ठीक है, आपसे जिन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी उनकी प्रतियां अगर आपने लगाई थी, उनकी कॉपीज अगर आपने लगा दी थी, मूल दस्तावेज नहीं लगाए थे, तो इस समय आपको अब मूल दस्तावेज देने, ठीक है ना। जैसे उस समय आपने बैनामी की सर्टिफाइड कॉपी लगा दी थी, ठीक है, अब बैनामा ही देना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, और अगर बैनामा नहीं भी आप दे पा रहे तो न्यायालय आगे परमिशन लेके आप देंगे, क्योंकि उसने कहा कि पक्षकार या उनके प्लीडर मूल सभी दस्तावेजी साक्ष्य जहां उनकी प्रतियां वाद पत्र या लिखित कथन के साथ फाइल की गई हैं, विवादिकों के स्थिरीकरण के समय या उसको उससे पूर्व पेश करेगा, और न्यायालय इस प्रकार पेश की गई दस्तावेजों को ले लेगा, ठीक है, इस प्रकार पेश की गई यानी मूल दस्तावेजों को जिनकी प्रतियां प्रस्तुत की गई थी, ठीक है, पेश करनी थी आपको अभिवचन के साथ बैनामा, आपने पेश कर दी थी सर्टिफाइड कॉपी, ठीक है, अब आपको मूल देनी है। परंतु ये अच्छा, न्यायालय इस प्रकार पेश की गई सभी दस्तावेजों को ले लेगा, लेकिन ये तब लेगा तभी जब उनके साथ ऐसे प्रारूप में तैयार की गई एक सही सूचना हो जो न्यायालय ने निर्दिष्ट, जो उच्च न्यायालय ने निर्दिष्ट की है, जो उच्च न्यायालय ने निर्दिष्ट की है, सही सूचना, और सूचना का प्रारूप उसी को कचहरी में सूची कागजात कहते हैं, ठीक है। एक सूची न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने निर्दिष्ट की है, वो कहां दी गई, जनरल रूल सिविल में, उसमें उन्होंने बताया कि आप दस्तावेज जब न्यायालय में पेश करेंगे तो इस सूची में इस प्रकार से वर्णित करके दस्तावेज वहां देंगे, ठीक है ना। जब तक आप वैसे नहीं देंगे तब तक आपने ऐसे दस्तावेज लिया और ऐसे बढ़ा दिया, बढ़ाते हैं वहां, बढ़ाते हैं, क्योंकि सीपीसी तो कभी पढ़ते नहीं, इसलिए उन्होंने कहा साहब जब बैनामा है हमारा, तो वो साहब कहते क्या करें इसका, और फिर साहब जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि आपको मालूम नहीं कैसे दिया जाता है, और नहीं मालूम तो किसी सीनियर से पूछ के आइए, जैसे दिया जाता है वैसे दीजिए। तो जैसे दिया जाता है मीनिंग, क्योंकि क्या लिखा है, न्यायालय इस प्रकार पेश की गई दस्तावेजों को ले लेगा, परंतु ये तब, यानी अगर ऐसे पेश नहीं की गई तो नहीं लेगा, परंतु ये तब जबकि उनके साथ ऐसे प्रारूप में तैयार की गई एक सही सूची हो जो उच्च न्यायालय ने निर्दिष्ट की है। इसका मतलब यह कि सूची नहीं है तो नहीं लेगा, ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं जैसे दी जाती है वैसे दीजिए। आगे कहता है उपनियम 1 की कोई भी बात ऐसे दस्तावेजों को लागू नहीं होगी, यानी अपनी बात में सुधार करना ही पड़ा, इसीलिए किया था, जो दूसरे पक्षकारों के साक्ष्यों की प्रतिपरीक्षा करने के लिए पेश किए गए हैं, अथवा किसी साक्षी को केवल उसकी स्मृति को ताजा करने के लिए दिए गए, ठीक है ना। इसका मतलब उन्हें दस्तावेज में, उन दस्तावेजों को सूची में निर्दिष्ट करके प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ये उनको लागू नहीं है। जैसे आपने एक दस्तावेज दिया प्रतिपरीक्षा के लिए सिर्फ, तो वो न्यायालय में आप पेश करें सूची बनाकर, ये जरूरी नहीं है, आपने केवल प्रतिपरीक्षा के लिए दिया कि देखो ये सर्टिफिकेट तुम्हारा ही है, तुम्ही ने किया था, ठीक है, तो केवल प्रतिपरीक्षा के प्रयोजन के उसे फिर न्यायालय में देकर सूची में प्रवेश करके मामले के जो अभिलेख है मामले का, यानी जो रिकॉर्ड है, यानी जो पत्रावली है, उसमें रखा जाए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो केवल क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए दिया गया, ठीक है, या दूसरे साक्षी को केवल स्मृति ताजा करने के लिए किसी, ये आपने लिखा था, देख लो क्या क्या लिखा था, इसके बाद तुमसे क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, तो उसे सूची में
प्रविष्ट करके और न्यायालय में दें आप, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अभिवचनों के साथ जिन दस्तावेजों की प्रतियां आपने प्रस्तुत की थी, ठीक है, उनके मूल आपको उसी प्रकार देने हैं जिस प्रकार से यहां लिखे गए। बात आ गई, क्लियर है, ठीक है। आगे नियम 2 निरस्त है, ठीक है। नियम 3 विसंगत या अग्राही दस्तावेजों का नामंजूर किया जाना। न्यायालय बाद के किसी भी प्रकरण में ऐसे किसी भी दस्तावेज को जिसे वह विसंगत या अन्यथा अग्राह्य समझता है, ऐसे नामंजूर करने के आधारों को अभिलिखित करके नामंजूर कर सकेगा। तो जिसे भी वो विसंगत समझता है, ठीक है। आपने अभिवचनों के साथ बहुत सारे दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, ठीक है, जो सुसंगत थे आपके हिसाब से, ठीक है, ग्राह्य भी थे, ठीक है, और आप प्रस्तुत करना चाहते थे, आप उन पर अपना मामला आधारित करना चाहते थे, आपने वो सारे प्रस्तुत किए थे, न्यायालय उन्हें विसंगत समझता है। तो किसी भी स्टेज पर इसके लिए कोई विशेष स्टेज निर्धारित नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि न्यायालय वाद के किसी भी प्रकरण में ऐसे किसी भी दस्तावेज को जिसे वह विसंगत या अन्यथा ग्राह्य समझता है, विसंगत समझता है, सुसंगत नहीं है, या अन्यथा ग्राह्य समझता है। अन्यथा ग्राह्य क्यों? इसलिए है क्योंकि वो विशेषाधिकृत दस्तावेज है, उसे प्रस्तुत किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। या वो रद्दी पेपर है। आप कहते हैं अमुक डेट के अमर उजाला में मानानिकारक लेख हमारे बारे में प्रकाशित किया गया, तो अमुक डेट का ही अमर उजाला दो ना, ठीक है। हफ्ते भर के अमर उजाला के काहे रख दिए लाके, ठीक है। तो आप जो विसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे या अन्यथा अग्राह्य किस कारण से, इससे मतलब नहीं, किसी भी कारण से वो अग्राह्य है, अगर वो प्रस्तुत करेंगे तो फिर न्यायालय किसी भी प्रकरण में वाद के, ठीक है, ऐसे दस्तावेजों को नामंजूर कर सकेगा। किंतु न्यायालय के ऊपर यह बाध्यता रखी गई कि अगर वो किसी दस्तावेज को नामंजूर करता है तो नामंजूरी के अपने आधार अवश्य अभिलिखित करेगा, ठीक है। क्योंकि न्यायालय इसे भी अनंत स्वतंत्रता है, ये नहीं दी जा सकती, क्योंकि न्यायालय कहने भर को न्यायालय होगा, बैठा उसमें आदमी ही होता है, ठीक है। और आदमी ही होता है, आदमी भगवान नहीं होता। इसलिए आदमी को नियंत्रित करना यही कानून का उद्देश्य है। तो यहां भी लिखा कि नामंजूर अगर आप कर रहे हैं तो नामंजूरी के आधार जरूर आप अभिलिखित करेंगे। आज यहीं तक रखेंगे, उम्मीद है 13 कल खत्म कर देंगे।